हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर पॉइंट। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि इस चैनल पे आपको डेली केवीएस टीएसटी पीएचडी की रिगार्डिंग क्लास अपलोड हो रही है। और फ्रेंड्स, इसी सीक्वेंस को आगे तक बढ़ाकर हम आपका पूरा केवीएस का सिलेबस जो एनसीईआरटी का उसे कंप्लीट कराएंगे। फ्रेंड्स, टीएसटी पीएचडी दोनों का ही प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है द वॉइस ऑफ द रेन बाई वॉल्ट विटमैन, जो कि हमारे राइटर हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ये जो पोएम है फ्रेंड, बहुत ही खूबसूरती से वॉल्ट विटमैन ने लिखा है। इसमें बताया है कि क्या जो रेन का जो वॉइस है वो किस प्रकार से है। और फ्रेंड, इस वीडियो में हम आपको जो राइटर है उनकी बायोग्राफी बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाएंगे, क्योंकि ये हमारे राइटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर एक फैक्ट मैं आपको इस वीडियो में दूंगी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने ऐड किए हैं, जिससे आपको एग्जाम में पता चल सके किस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने के मिल सकते हैं। थोड़ा सा आपको टाइप पता चल सके। फिर मैं ये भी बताऊंगी आपको, पोएम कराते करते ये भी बताऊंगी किस प्रकार से आप 11th क्लास की वीडियो को 11th क्लास के चैप्टर को पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे किस प्रकार से एनालाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए हम अपना आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम थोड़े से अपने चैप्टर का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। दी वॉइस ऑफ द रेन सिग्निफाइज द एवर लास्टिंग रोल, मतलब मीन्स यहाँ पास बताया गया, इस पोएम बताया गया किस प्रकार से जो रेन है एक एवर लास्टिंग रोल प्ले करती है हमारे पृथ्वी को नरिशिंग करने के लिए, क्वेंचिंग करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए, फिर नरिशिंग करने मतलब कि नेचुरलाइज करने के लिए द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ मदर अर्थ। मीन्स को किस प्रकार से हमारे जो अर्थ है उसको किस प्रकार से वो क्या करती है, प्योरीफाई करती है। प्योरीफाई मीन्स तो आप जानते हैं, मीन्स की शुद्धिकरण करना। और क्वेंचिंग मीन्स होता है फ्रेंड, मीन्स हमारी पृथ्वी को ठंडा करना। और नरिशिंग भी प्रदान करती है। फ्रेंड, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिए। जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, पता नहीं क्या हो जाता है। फिर चलिए हम अपने राइटर की बायोग्राफी स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वॉल्ट विटमैन की। सबसे पहले तो यहाँ पास ये देख लीजिए कि जो वॉल्ट विटमैन है इनका पूरा नाम क्या है। पहले इनका नाम था वॉल्टर विटमैन जूनियर। मीन्स इनके फादर का नाम भी वॉल्टर विटमैन ही था, जिनका नाम वॉल्टर विटमैन सीनियर था। तो इनका नाम भी वॉल्टर विटमैन था, तो दोनों में कन्फ्यूजन होता था, इसलिए इनका बाद में नाम क्या पड़ गया फ्रेंड, वॉल्ट विटमैन पड़ गया। अगर एग्जाम में पहले आ जाए कि वो इनका नाम क्या था, तो आप जान लीजिए वॉल्टर विटमैन जूनियर इनको पहले जाना जाता था। इनका टाइम पीरियड था 31 मई 1819 से मार्च 26 1892 तक। मीन्स की इनका ये बर्थडे है और ये है क्या, ये इनका डेथ है, मीन्स 26 मार्च 1892 को। और फ्रेंड, एनवीएस के प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है कि जो वॉल्ट विटमैन थे उनकी नेशनैलिटी क्या थी। तो वो क्या थे फ्रेंड, अमेरिकन पोएट थे। तो उनके वो जो उनकी नेशनैलिटी थी अमेरिकन पोएट की। तो ही इज़ अ अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट एंड अ जर्नलिस्ट, और अ ह्यूमनिस्ट। ही वॉज अ पार्ट ऑफ द ट्रांसिजन बिटवीन द ट्रांसडेंटलिज्म एंड रियलिज्म इन कॉर्पोरेशन बोथ व्यूज इन हिज वर्क। फ्रेंड्स, इनके व्यू में, इनके वर्क में हमें आपको ट्रांसडेंटलिज्म का भी व्यू देखने को मिलेगा और रियलिज्म का भी देखने को मिलेगा। मीन्स रियलिज्म में तो सबको जैसे कि रियल व्यू रहता ही है। ट्रांसडेंटलिज्म में फ्रेंड क्या रहता था कि नेचर को बहुत ज़्यादा, नेचर इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। जिस प्रकार से जैसे कि नेचर में कोई भी रूल या रेगुलेशन फॉलो नहीं करते, नेचर बिल्कुल फ्रीडम के साथ आपको रहने का मौका देती है। उसी प्रकार से फ्रेंड, ट्रांसडेंटल में भी फ्रीडम और लिबर्टी की के आइडिया को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। एक ये ट्रांसडेंटलिज्म था कि एक बहुत सारे राइटर का ग्रुप था, उनको ट्रांसडेंटलिज्म कहा गया, क्योंकि वो अपने वर्क को बिल्कुल फ्रीली अपनी लिबर्टी के साथ लिखना पसंद करते थे। तो इसलिए जनरली आपको वॉल्ट विटमैन जो हमारे ट्रांसडेंटलिज्म से बिलोंग करते हैं, ये मैंने आपको बताया ही। तो इसलिए जनरली आपको वॉल्ट विटमैन के पोएम में नेचर या फिर नेचुरल लैंडस्केप की थीम आपको देखने को मिलेगी। हमारा ये पोएम जो है द वॉइस ऑफ द रेन, ये भी एक नेचर से अटैच ही पोएम है। तो बहुत ही अच्छी पोएम है, हम आपको आगे बताएंगे। तो आपको ये क्या देखने को मिलेगा फ्रेंड, इसमें ट्रांसडेंटलिज्म एंड रियलिज्म दोनों ही वॉल्ट विटमैन के वर्क में आपको देखने को मिलेंगे। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। विटमैन इज अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंट पोएट इन द अमेरिका। ये जो फ्रेंड वॉल्ट विटमैन है, इनको अमेरिका का कैनन पोएट भी जाना जाता है। अगर आप में क्वेश्चन आ जाए कि हु इज़ द कैनन पोएट ऑफ अमेरिका, तो आपको सीधे आंसर टिक करना है कि वॉल्ट विटमैन को। वो मीन्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइटर अमेरिका के माने जाते हैं। ये ही इज़ द फादर ऑफ फ्री वर्स। ये फ्री वर्स जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में स्टार्टिंग में बताया था कि व्हाट इज़ राइम पोएट्री, ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स, तो उसमें ये फ्री वर्स के फादर माने जाते हैं। मोस्टली इनके वर्क आपको फ्री वर्स में ही देखने को मिलेंगे। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। और फ्रेंड, अगर आपने इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखा है, तो वो जो 10 मैंने इंट्रोडक्शन क्लास दिया है फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने पूरा फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, पूरा फिगर ऑफ स्पीच एक एक लाइन से आपको बताया, जो कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आया है तो आप जरूर वो देख लीजिए। चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं।
ऑफन कॉल द फादर ऑफ रिवर्स, मैंने बताया ना इनको फादर ऑफ रिवर्स भी मीन्स बुलाया जाता है। हीज वर्क वॉज कंट्रोवर्शियल इन हिज टाइम, पर्टिकुलरली हिज 1855 पोट्री कलेक्शन लीव्स ऑफ ग्रास। फ्रेंड इनका एक ये वर्क है, देख लीजिए आप, लीव्स ऑफ ग्रास, बहुत ही फेमस वर्क है इनका। मीन्स इस लीव्स ऑफ ग्रास इतना ज़्यादा फेमस है कि ये इसको अमेरिका का बाइबल की तुलना दिया गया है लीव्स ऑफ ग्रास को, क्योंकि ये पूरे 9 एडिशन में आया था। अभी मैं आपको नीचे पूरा कंप्लीट कराऊंगी, पूरे 9 एडिशन में आया था। बहुत इसके लिए इनको बहुत ही ज़्यादा मीन्स बहुत ज़्यादा फेम लीव्स ऑफ ग्रास के लिए मिला। और ये फ्रेंड इनका जो वर्क रहता है बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहता है, क्योंकि ये क्या बिल्कुल सीधे सीधे लिखते थे, बिल्कुल फ्रीडम के साथ कुछ भी अगर उस टाइम सोशल टाइम में उस पीरियड के सोशल में हो कुछ भी होता था तो वो सीधे अपने पोइट्री में लिख देते, बहुत कुछ ऐसा और बिल्कुल ओपन माइंड में लिखते थे। इसलिए ही इनको कई जॉब से भी हाथ धोना पड़ा, मतलब सीधे सीधे वो किसी भी ये जैसे ये एक एडिटर भी रहे हैं तो उनको कई जॉब से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि ये अपनी सभी चीज़ों को सच्चाई के साथ लिख देते, जिससे इनके बॉस इनको गुस्सा होकर निकाल देते, इनको बार बार अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ रहा था। तो ये इस प्रकार से इनके वर्क जो रहते थे बहुत कंट्रोवर्शियल रहते थे उस टाइम में। तो इनका जो पोइट्री था जो लीव्स ऑफ ग्रास कब आया था 1855 में। तो सीधे आपको रिकोगनाइज करने को फ्रेंड्स आ सकता है एग्जाम में कि लीव्स ऑफ ग्रास किसका है, तो आपको सीधे आंसर टिक करना है, वॉल्ट विटमैन का लीव्स ऑफ ग्रास है। विच वॉज डिस्क्राइब्ड एज ऑब्सेंस फॉर इट्स ओवर सेंसुअलिटी। तो इसमें बहुत अच्छे से इन्होंने डिस्क्राइब किया, किसको डिस्क्राइब किया, सेंसुअलिटी को डिस्क्राइब किया। अभी एक बार इनका वो देख लेते हैं। देखिए इनका पहली बात तो नाम क्या है, वॉल्टर विटमैन जूनियर, ये पहला इनका नाम है, बाद में इनको वॉल्ट विटमैन के नाम से जाने जाने लगा। इनका जो बर्थ प्लेस है फ्रेंड ये है 31 मई 1890 वेस्ट हिल्स न्यूयॉर्क यूएस। और इनका जो डाइट है 26 मार्च 1892 एज 72। फ्रेंड अगर किसी राइटर का एज मेंशन है तो वो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप इनका नोटिस कर लीजिए। और वैसे भी वॉल्ट विटमैन बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर है, आप समझ सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइटर है, इसलिए इनका एक चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपको 1 नंबर दिला सकता है। और ये देखिए कामडे न्यू जर्सी यूएस। और इनका जो जहाँ पास इनको रेस्टिंग प्लेस है मीन्स जहाँ इनको दफनाया गया है वो क्या है, कामडे न्यू जर्सी यूएस। यहाँ पास आप ये नोटिस कर लीजिए, क्योंकि यूपी टीएसटी पिछले मोस्टली ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं कि मतलब कहाँ उनको बरी किया गया है, वो कहाँ पास बरीड हैं, तो इस तरह के राइटर से क्वेश्चन बन जाता है। तो आप एक बार नोटिस कर लीजिए कामडे न्यू जर्सी यूएस में इनको दफनाया गया था। मीन्स फिर इनका ऑक्यूपेशन देख लीजिए, इनका ऑक्यूपेशन क्या रहता है, पोएट एसेइस्ट जर्नलिस्ट। देखिए ये मोस्टली इनके काम जर्नलिस्ट में ही देखे गए हैं, और ये सीधे अपनी बातों को पूरा एकदम व्यक्त कर लेते थे, इसलिए इनके वर्क जो रहते थे फ्रेंड बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल में रहते थे। अब इनका बॉर्न देख लीजिए, बॉर्न इन हंटिंगटन ऑन लॉन्ग आइलैंड, विटमैन रिसाइडेड इन ब्रुकलाइन एज अ चाइल्ड एंड थ्रू मच ऑफ हिज कैरियर। ये फिर एट द एज ऑफ 11 ही लेफ्ट फॉर्मल स्कूलिंग टू गो टू द वर्क। मतलब 11 साल की उम्र में अपने स्कूलिंग छोड़ दिया था और अपने काम पे, क्योंकि फैमिली की प्रॉब्लम होती है सबकी, तो इसलिए उन्होंने अपना काम 11 साल की उम्र में ही उन्होंने पढ़ना स्कूलिंग छोड़ दिया था और अब काम स्टार्ट कर दिया। लेटर विटमैन वर्क एज अ जर्नलिस्ट और टीचर। फिर उसके बाद उन्होंने क्या क्या काम ज्वाइन किया था फ्रेंड। देखिए यूपी टीएसटी में तो बहुत ज़्यादा लेंदी पूछा जाता है कि उन्होंने जर्नलिस्ट का काम कब से कब तक का किया था, फिर टीचर का काम कब से कम तक किया था, फिर गवर्नमेंट टीचर का कब से कम तक किया था। बट आप में इतना नहीं आएगा, तो मैंने बस ये मेंशन कर दिया है कि क्या कौन कौन सा उन्होंने काम किया था। तो वो जर्नलिस्ट भी रह चुके थे, टीचर भी रह चुके थे और गवर्नमेंट क्लर्क भी रह चुके थे। विटमैन्स मेजर पोएट्री कलेक्शन इज लीव्स ऑफ ग्रास। मैंने बताया उनका मेजर कलेक्शन था लीव्स ऑफ ग्रास, वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 1855। आप ये सन याद रखिए फ्रेंड, क्योंकि लीव्स ऑफ ग्रास से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो 1855 विथ हिज ओन मनी एंड बिकम वेल नोन। मैंने बताया नहीं, ये बहुत ज़्यादा फेमस वर्क था इनका, तो जो जिससे इनको मनी तो आया ही और बिकम वेल नोन में बहुत ज़्यादा जाने लगा। द वर्क वॉज अटेम्प्ट एट रीचिंग आउट टू द कॉमन पर्सन विद एन अमेरिकन एपिक। तो ये फ्रेंड जो लीव्स ऑफ ग्रास को है उसको अमेरिकन एपिक भी कहा जाता है। मीन्स मैंने कहा ना अमेरिका का बाइबल किसे कहा जाता है, लीव्स ऑफ ग्रास को कहा जाता है। अमेरिकन एपिक किसको कहा जाता है, लीव्स ऑफ ग्रास को कहा जाता है। वॉल्ट विटमैन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइटर हैं, उनका जो कलेक्शन है लीव्स ऑफ ग्रास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड।
ही कंटिन्यूड एक्सपैंडिंग एंड रिवाइजिंग इट, किसको, लिव्स ऑफ ग्रास के, इट अंटिल हिज डेथ। ये लिव्स ऑफ ग्रास को मतलब लिखते ही रह गए, मीन्स पूरे 9 एडिशन इनके आए थे जो ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल वार ही। फिर उसके बाद जब अमेरिका में सिविल वार हो रहा था फ्रेंड, उस टाइम इन्होंने क्या किया था, ये कुछ मीन्स हॉस्पिटल में जो घायल लोग थे उनकी भी मदद किए थे। तो चलिए हम देख लेते हैं कैसे करे। ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल वार ही वेंट टू वाशिंगटन DC एंड वर्कड इन हॉस्पिटल्स केयरिंग फॉर द वुंडेड, मीन्स यहाँ पास वुंडेड का मतलब है जो घायल व्यक्ति थे उनको ये हॉस्पिटल में मीन्स उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये हेल्प प्रोवाइड करते थे। हिज पोएट्री ऑफन फोकस्ड ऑन द बोथ लॉस एंड हीलिंग, मतलब इनकी पोएट्री में आपको मोस्टली देखने को क्या मिलेगा, लॉस देखने को मिलेगा, हीलिंग देखने को मिलेगा। मीन्स कि उस टाइम अमेरिका में सिविल वार चल ही रहा था, तो उस टाइम के जो प्रोस्पेक्टिव व्यू जो सोशल समाज का दिख रहा था वो अपने सीधे पोएट्री में उसको वॉल्ट विटमैन उतार रहे थे। ऑन द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन, अब इनका ये फ्रेंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसे नोट्स में अपने जरूर लिखिए। एक तो लिव्स ग्रास का पूरा लिख लीजिए, ऊपर से सेकंड ये लिखिए, ऑन द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन को आप लोग अच्छे तरीके जानते हो, होम विटमैन ग्रेटली एडमायर्ड, ही रोट हिज वेल नोन पोएम्स। अब अब्राहम लिंकन के लिए इन्होंने दो पोएम अपनी लिखी थी, ओ कैप्टन माई कैप्टन। ये किसको प्रेज करने के लिए, अब्राहम लिंकन की मौत पे इन्होंने लिखा था, अपना दुख व्यक्त करने के लिए। अब्राहम लिंकन के मतलब उनकी मौत हो गई थी तो उनकी मौत का दुख व्यक्त करने के लिए ओ कैप्टन माई कैप्टन लिखा था। और वेन लाइलैक्स लास्ट इन डूरियार्ड ब्लूम, ये दूसरा वर्क है। जस्ट अ सेकंड फ्रेंड, वेन लाइलैक्स लास्ट इन द डूरियार्ड ब्लूम, ये दोनों ही फ्रेंड एलिजी है, ये भी और ये भी। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एलिजी बताई थी कि व्हाट इज़ एलिजी, जब किसी को मतलब कि किसी के मृत्यु पे दुख हो तो उसे प्रेस करने के लिए करने के लिए एलिजी लिखी जाती है। मैंने आपको फर्स्ट वाले फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में बताया था, अब देख लीजिएगा। अभी यहाँ पास डिस्क्राइब करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये दोनों ही जो फ्रेंड है एलिजी, टाइप्स ऑफ एलिजी हैं। एंड गेव अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स आफ्टर स्ट्रोक टुवार्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ, मतलब उनके अंतिम दिनों में विटमैन मूव टू कैमडेन, यहाँ पास चले गए थे, कैमडेन चले गए थे, न्यू जर्सी, वेयर हिज हेल्थ फर्दर डिक्लाइन, वहाँ पर जहाँ पास उनकी हेल्थ खराब होने लगी थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वॉल्ट विटमैन अपने अंतिम दिनों पे कहाँ चले गए थे, तो कहाँ चले गए थे फ्रेंड, कैमडेन गए थे, न्यू जर्सी में। कैमडेन न्यू जर्सी में गए थे जहाँ पास उनका थोड़ा सा हेल्थ खराब हो गया था। व्हेन ही डाइड एट द एज ऑफ 72, तो ये यहीं पास कैमडेन न्यू जर्सी में ही इनका अंतिम समय था, वहीं पास इनकी मृत्यु भी हुई। कितनी एज में, 72 एज में हुई। हिज फ्यूनरल वॉज पब्लिक इवेंट, वहाँ पास समझ लीजिए कि एक प्रकार से इनका जो फ्यूनरल था वो एक पब्लिक इवेंट की तरफ मनाया गया, क्योंकि वहाँ पास जो इतने बड़े राइटर की मौत हो गई थी, तो उस प्रकार से उनका जो फ्यूनरल था फ्रेंड पब्लिक इवेंट के जैसे मनाया गया था। यहाँ पास थोड़ा सा और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं उसको भी देख लेती हूँ, क्योंकि ये राइटर फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ हम छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि आपके एग्जाम में कहाँ से पूछा जाए कोई नहीं जानता, इसलिए मैंने हर एक टॉपिक कवर किया है। विटमैन्स इन्फ्लुएंस ऑन पोएट्री रिमेन्स स्ट्रॉन्ग, मैरी विटॉल स्मिथ कोस्टेर आर्ग्यूड, मतलब इन्होंने इनकी पोएट्री पे क्या कहा है, देखिए, यू कैन नॉट रियली अंडरस्टैंड अमेरिका विदाउट वॉल्ट विटमैन, अब तुम अमेरिका को नहीं समझ सकते बिना तुम वॉल्ट विटमैन को जाने हुए। ये किसकी लाइन है फ्रेंड, मैरी विटॉल स्मिथ की है, जी कहती हैं, वो क्या कहती हैं वॉल्ट विटमैन के बारे में, यू कैन नॉट रियली अंडरस्टैंड अमेरिका विदाउट वॉल्ट विटमैन विदाउट लिव्स ऑफ ग्रास, मतलब तुम नहीं जान सकते अमेरिका को अगर तुमने वॉल्ट विटमैन को नहीं जाना, अगर तुमने लिव्स ऑफ ग्रास को नहीं जाना, तो तुम, इसका मतलब है कि तुमने अमेरिका को जाना ही नहीं। ही हैज़ एक्सप्रेस्ड दैट सिविलाइजेशन अप टू डेट, मतलब क्या कहती हैं, ये कहती हैं कि उन्होंने अपनी पोएट्री में ऐसे एक्सप्रेस किया है, सिविलाइजेशन को ऐसे एक्सप्रेस किया है अप टू डेट मीन्स कि जो हमारे टाइम पीरियड में चल रहा है वो उससे आगे जाके वो अपनी पोएट्री में हर फीलिंग को एक्सप्रेस किए। कौन फ्रेंड, वॉल्ट विटमैन ने, इस प्रकार से इन्होंने बताया है, उनको प्रेज करते हुए कोटेशन लिखी हैं। ही वुड से एंड नो स्टूडेंट ऑफ द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री कैन डू विदाउट हिम, कोई भी फिलोसफी का जो स्टूडेंट है हिस्ट्री नहीं जान सकता इनके बिना, वॉल्ट विटमैन के जाने के बगैर वो कोई भी इस तरह का स्टूडेंट जो फिलोसफी या हिस्ट्री नहीं जान सकता। मॉडर्निस्ट पोएट इजरा पाउंड कॉल्ड विटमैन, जो इजरा पाउंड भी काफ़ी फेमस पोएट हैं, तो इन्होंने भी वॉल्ट विटमैन के बारे में क्या कहा है फ्रेंड, ये देख लीजिए। अमेरिकाज पोएट, ही इज़ अमेरिका, वो कहते हैं कि ये अमेरिका के पोएट हैं। वॉल्ट विटमैन को कौन कहता है फ्रेंड, जो इजरा पाउंड है वो कहती हैं ही अमेरिकाज पोएट, मतलब कहती हैं कि ये अमेरिका के पोएट है, ही इज़ अमेरिका, इनफैक्ट वो अमेरिका ही हैं, इतने ज़्यादा ये फेमस पोएट हैं फ्रेंड। वॉल्ट विटमैन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोएट है। तो ये तो कोटेशन मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने आप लोगों के लिए ऐड कर लिया। तो एक तो पहला जो था
मैरी मैरी विटल स्मिथ का था और दूसरा था इज़रा पाउंड का था। ये दोनों आप क्वेश्चन लिख लीजिए, मे बी आपके एग्जाम में पूछा जाए कि किसके बारे में कहा गया है, तो आपको सीधे आंसर टिक करना है, वॉल्ट विटमैन के बारे में कहा गया। अब फ्रेंड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगे, तो वो मैंने डाल दिया है, तो आप ये भी देख लीजिए कि मोस्टली आपको क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ से मिलेंगे कि बर्ड ऑफ डेमोक्रेसी किसे कहा जाता है, वॉल्ट विटमैन को कहा जाता है। बर्ड ऑफ डेमोक्रेसी किसे कहा जाता है फ्रेंड, वॉल्ट विटमैन को कहा जाता है। फादर ऑफ फ्री वर्ड्स किसे कहा जाता है, वॉल्ट विटमैन को ही कहा जाता है। ये मैंने फ्रेंड वही चीज़ें इस पूरे में ऐड की है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मीन्स अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर देखिए बर्ड ऑफ एवॉन पूछ लिया जाए वो तो विलियम शेक्सपियर को कहा जाता है, बट बर्ड ऑफ डेमोक्रेसी अगर पूछ ले तो वो वॉल्ट विटमैन को कहा जाता है। फादर ऑफ फ्री वर्ड्स विटमैन को कहा जाता है। होम स्पून पोएट सेंट्रिक होम स्पून पोएट भी वॉल्ट विटमैन को कहा जाता है। फ्रेंड होम स्पून पोएट मीन्स होता है जो अपने ही घर से बंधा हुआ हो। होम स्पून मीन्स यहाँ पास मतलब ले लीजिए कि अमेरिका से जो अपने जो पोएट अमेरिका से बंधा हुआ हो उसे कहेंगे होम स्पून पोएट या फिर इसेंट्रिक कहेंगे। जस्ट अ सेकेंड, इनको देखिए फ्रेंड रिप्रेजेंटेटिव पोएट भी कहते हैं, क्योंकि ये जो उस टाइम समाज में जो कुछ भी चल रही थी, जो चीज़ भी चाहे वो डेमोक्रेसी का पॉलिटिकल व्यू हो चाहे सोसाइटी का व्यू हो, सब कुछ वो बिल्कुल प्रेजेंट करते थे, इसलिए इनको रिप्रेजेंटेटिव पोएट भी कहा जाता है। अगर आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ गया कि हु इज़ रिप्रेजेंटेटिव पोएट, तो आपको सीधे आंसर टिक करना है वॉल्ट विटमैन। फिर इन्होंने क्या कहा है, आई एम द पोएट ऑफ बॉडी, आई एम द पोएट ऑफ द सोल। ये खुद को कहते थे कि मैं पोएट का बॉडी हूँ, मैं पोएट का सोल हूँ। मीन्स यहाँ पास आप एक फैक्ट यूज़ हुआ है, मीन्स एनीमा मुंडी, मैं लिख देती हूँ, ए नी मा और मुंडी, ये लिटरेचर का एक फैक्ट है। एनिमा मुंडी मीन्स होता है फ्रेंड, इट मीन्स सोल ऑफ द वर्ड। इन्होंने खुद को क्या कहा है, इन्होंने खुद को एनिमा मुंडी कहा है, मतलब कि मैं सोल ऑफ द वर्ड, मतलब मीन्स मैं सोल ऑफ द वर्ड हूँ, मैं सोल ऑफ द पोएट ऑफ द बॉडी हूँ। इस प्रकार से इन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस किया है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है आई एम द पोएट ऑफ द बॉडी, आई एम द पोएट ऑफ द सोल, ये किसके बारे में कहा गया है, तो ये वॉल्ट विटमैन ने खुद के बारे में कहा है। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, इन्होंने ये कोटेशन भी इनका फ्रेंड बहुत फेमस है, इसलिए मैंने इसमें डाल दिया आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। ये आपको अक्सर यूपी टीएसटी पीएचडी में तो देखने को मोस्टली मिल ही जाता है। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैंने कवर करा दिया है कि आपके कहीं भी एग्जाम से आए तो कहीं भी आपका छूटे ना। गुड ग्रे पोएट, टाइटल ऑफ बुक ही पब्लिश्ड, इनका जो एक बुक था गुड ग्रे पोएट, टाइटल ऑफ बुक ही पब्लिश्ड इन कोलैबोरेशन विथ विलियम डी ओ कॉर्नर इन 1866 टू डिफेंड हिज गेटिंग फायर्ड फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ द इंटीरियर। मीन्स कि इनका एक वर्क था गुड ग्रे पोएट। आप इतना जान लीजिए कि ये कोलैबोरेशन में लिखा गया था, किसके, ये विलियम डी ओ कॉर्नर के कोलैबोरेशन में लिखा गया, बस आप इतना जान लीजिए। अहेड ऑफ ऑल पोएट्स, डी.एच. लॉरेंस इनके बारे में बहुत अच्छी बात कहते हैं। कौन कहता है फिर, डी.एच. लॉरेंस। अहेड ऑफ ऑल पोएट्स मीन्स कि ये ऑल पोएट्स के क्या है, अहेड है, ऑल पोएट्स के ये अहेड है। कौन फ्रेंड, वॉल्ट विटमैन, डी.एच. लॉरेंस इनके बारे में ये बात बोलते हैं। और ये फ्रेंड एक पोएट और थे इमर्सन जो थे इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, किससे, वॉल्ट विटमैन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। तो चीफली इंस्पायर्ड बाय इमर्सन, सॉरी मतलब वॉल्ट विटमैन, मैं आपको उल्टा ही बता रही, मतलब वॉल्ट विटमैन जो थे एक इमर्सन पोएट थे, इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, मीन्स इनके वर्क को वॉल्ट विटमैन काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते थे। तो फर्स्ट पब्लिश नॉवल फ्रैंकलिन इवेंट्स, अगर किसी राइटर का फर्स्ट पब्लिश नॉवल आपके वर्क में आ जाता है तो वो फ्रेंड इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनका जो फर्स्ट पब्लिश नॉवल था वो देख लीजिए कौन सा था। इनका फर्स्ट पब्लिश नॉवल था फ्रैंकलिन इवेंट्स आर द इन, जस्ट अ सेकेंड, इनएब्रिएट अ टेल ऑफ द टाइम्स, जो कि आया था 1842 में आया था। यहाँ से यहाँ तक पूरा आप देख लीजिए। फ्रैंकलिन, इतना नाम जान लेंगे तो भी काफ़ी, क्योंकि काफ़ी लंबा है। फुल टाइटल यहाँ पास मैंने मेंशन कर दिया, जो कि फ्रेंड आया था 1842 में आया था। अगर फ्रैंकलिन इवेंट्स भी आपको देखने को मिले तो इनका फर्स्ट नॉवल जो पब्लिश हुआ था ये था। अगर किसी राइटर का फर्स्ट पब्लिश नॉवल आपके देखने को मिल रहा है तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनका एक और आया था वर्क जो कि आया था ब्लडी मनी। ब्लडी मनी फ्रेंड इनका फर्स्ट पोएम वो है जो कि फ्री वर्स में फुल फ्री वर्स में लिखा गया, मतलब फर्स्ट टाइम वॉल्ट विटमैन ने जो फ्री वर्स का यूज़ किया था वो ब्लड मनी में इन्होंने सबसे फर्स्ट टाइम फ्री वर्स का यूज़ किया था। वो कब आई थी फ्रेंड, 1850 में आई थी। यहाँ तक कि आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अभी तक। तो एडिटर ऑफ द ब्रुकलिन ईगल, देखिए यहाँ पास ये
मैगज़ीन का ये है, मतलब कि एक न्यूज़ सेंटर था जहाँ के ये क्या कहते एडिटर भी थे, एडिटर ऑफ द ब्रुकलिन ईगल और हिज एंटी स्लेवरी न्यूज़पेपर। देखिए ये जो दो न्यूज़पेपर थे, एक तो ये था और एक ये था न्यूज़पेपर फ्रीमैन। तो इनका ये मीन्स इनका खुद का था। इसमें क्या था कि इन्होंने खुलकर एकदम एंटी स्लेवरी के बारे में खुलकर मीन्स अपने थॉट रखे, अपने व्यू रखे। इसलिए इन्होंने खुद का एक न्यूज़पेपर ही स्टार्ट कर दिया कि मैं उसमें खुद ही सब कुछ मतलब फ्रीली मैं आपको जितनी भी स्लेवरी के बारे में सब कुछ उसमें बता सकूँ, क्योंकि इन्होंने कई ऐसे न्यूज़ चैनल में इन्होंने मतलब कि काम किया जहाँ पास इन्होंने अपनी जब स्लेवरी के बारे में, एंटी स्लेवरी के बारे में अपनी व्यू, अपने थॉट रखते थे, तो वहाँ पास इनको जॉब से फायर कर दिया जाता। इन्होंने फिर क्या किया कि खुद का एक न्यूज़ चैनल ही ओपन कर लिया। मीन्स न्यूज़ उस टाइम चैनल कहाँ रहते होंगे, मतलब आप कह लीजिए कि जो न्यूज़ सेंटर रहते होंगे, खुद का ओपन कर लिया, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था द वीकली फ्रीमैन। इसका फुल नेम क्या था, द वीकली फ्रीमैन था। 1848 की बात है। और इनकी देख लीजिए, इनकी फर्स्ट बायोग्राफी जो लिखी गई थी फ्रेंड, ये लिखी गई थी रिचर्ड एम बक के द्वारा। रिचर्ड एम बक के द्वारा फर्स्ट इनकी बायोग्राफी लिखी गई थी। और किस नाम से लिखी गई थी, वॉल्ट विटमैन लिखी गई थी 1883 में। वॉल्ट विटमैन के नाम से ही इनकी बायोग्राफी लिखी गई थी, जो फर्स्ट बायोग्राफी हो जाती है। तो अगर आपके किसी मेंशन है कि इसमें पूरा आपको आराम से मिल जा रहा है कि इनकी फर्स्ट बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई, तो आप पूरा देख रहे हैं, आप पूरा मेंशन भी है, रिचर्ड एम बक के द्वारा वॉल्ट विटमैन की फर्स्ट बायोग्राफी लिखी गई है। एक बायोग्राफी इनका और भी है, हरोल्ड ब्लूम ने भी सेम नेम से वॉल्ट विटमैन के नाम से ही इनकी सेकंड बायोग्राफी भी लिखी है। तो इनकी जान लीजिए दो बायोग्राफी लिखी गई है, एक रिचर्ड एम बक ने लिखी है, वॉल्ट विटमैन के नाम से ही लिखी है, और सेकंड बायोग्राफी फ्रेंड इनकी जो है हरोल्ड ब्लूम की, वो भी वॉल्ट विटमैन के नाम से ही लिखी गई है। अब थोड़ा सा हम यहाँ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ देख लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ फर्स्ट ऑफ द 12 पोएम्स इन लिव्स ऑफ ग्रास। ये जो लिव्स ऑफ ग्रास जो आया था, उसमें 12 पोएम से इसमें सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो उनका था फर्स्ट पोएम था। ये जो पूरा ये लिव्स ऑफ ग्रास का जो कलेक्शन था, उसमें सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ फर्स्ट पोएम था। फर्स्ट ऑफ द मतलब पूरे जो लिव्स ऑफ ग्रास थे उसमें पूरे 12 पोएम्स थे, जो कि किसके एडिशन में आया था, 1855 के एडिशन में जो आया था, उसमें पूरे 12 पोएम्स थे। उसमें सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ फर्स्ट पोएम था। ही वॉज 36 ईयर्स ओल्ड एट द टाइम। जस्ट मीन्स जब वो ये लिव्स ऑफ ग्रास जब यहाँ पास 1855 में आया था, तो जो वॉल्ट विटमैन की एज थी फ्रेंड, वो कितनी थी, 36 ईयर की थी। देखिए इसमें मेंशन किया गया है, तो आपके भी आपके एग्जाम में भी आ जाए कि जब वो लिव्स ऑफ ग्रास उन्होंने फर्स्ट कलेक्शन जब लिव्स ऑफ ग्रास का आया था, तो वॉल्ट विटमैन की एज कितनी थी, तो उनकी एज थी 36 ईयर। इट कंसिडर टू बी अ प्रोडक्ट ऑफ हिज स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि एक प्रकार की उनके जो वॉल्ट विटमैन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कलेक्शन ये माना जाता है। किसको माना जाता है फ्रेंड, लिव्स ऑफ ग्रास को माना जाता है। और इसका जो फर्स्ट पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए फ्रेंड, लिव्स ऑफ ग्रास को क्या क्या माना जाता है, द बाइबल ऑफ डेमोक्रेसी। मैंने कहा ना, द बाइबल ऑफ डेमोक्रेसी लिव्स ऑफ ग्रास को माना जाता है, द न्यू बाइबल भी माना जाता है, एंड एपिक ऑफ अमेरिका भी माना जाता है। अगर मे भी आप में क्वेश्चन आ जाए कि द बाइबल ऑफ डेमोक्रेसी किस बुक को माना जाता है, किस कलेक्शन को माना जाता है, द लिव्स ऑफ ग्रास को माना जाता है। द न्यू बाइबल किसे माना जाता है अमेरिका के, तो माना जाता है द लिव्स ऑफ ग्रास को माना जाता है। एपिक ऑफ अमेरिका भी लिव्स ऑफ ग्रास ही है फ्रेंड। रिप्रेजेंटिंग द कोर ऑफ विटमैन्स पोएटिक विजन, जो कि क्या प्रेजेंट करता है, लिव्स ऑफ ग्रास क्या प्रेजेंट करता है, विटमैन की पोएटिक विजन को प्रेजेंट करता है कि किस प्रकार से विटमैन ने कितनी अच्छी तरीके से एक पोएटिक क्रिएशन किया है। फ्रेंड इसका जो सेकंड एडिशन आया था किसका, लिव्स ऑफ ग्रास का, सेकेंड एडिशन ऑफ लिव्स ऑफ ग्रास 1856 इंक्लूडेड 124 पोएम्स। देखिए जो फर्स्ट कलेक्शन आया था लिव्स ऑफ ग्रास का, उसमें सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ फर्स्ट पोएम था, लेकिन उसमें 12 बुक ही थे। बट इसमें जो सेकंड एडिशन आया उसमें 124 बुक्स थे। फ्रेंड इससे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो लिव्स ऑफ ग्रास का जो फर्स्ट कलेक्शन था उसमें कितने बुक्स थे, लिव्स ऑफ ग्रास का जो सेकंड एडिशन था उसमें कितने बुक्स थे। तो फर्स्ट वाले एडिशन में 12 बुक्स थे, और सेकंड वाले एडिशन में फ्रेंड 124 पोएम्स थे। सॉरी मैंने बुक्स बोल गई, 124 पोएम्स थी। और ये कब आया था फ्रेंड, 1856 में आया था। और वो जो फर्स्ट वाला था वो 1855 में आया था, सेकंड वाला आया था 1856 में। अब इसका थर्ड एडिशन देख लीजिए एक बार। थर्ड एडिशन ऑफ लिव्स ऑफ ग्रास 1860 contains bold and split confession and opinions on the sexuality, abortion, slavery। जो इनका थर्ड एडिशन है, जो इसका मोस्टली इसका जो इसमें एक प्रकार का कन्फेशन देखा गया है कि क्या किस प्रकार से एक प्रकार का कन्फेशन दिखा गया, या फिर उनका ओपिनियन दिखा गया किसमें, सेक्सुअलिटी, अबॉर्शन एंड स्लेवरी के बारे में। जो थर्ड एडिशन है लिव्स ऑफ ग्रास का, उसमें दिखा गया। कब आया था फ्रेंड, 1860 में आया था। आई होप आपको
आपको समझ में आया होगा। और जो इनका फाइनल एडिशन, जो 9वां एडिशन था, 9th, मैंने आपको बताया ना कि जो लीव्स ऑफ ग्रास था वो पूरे 9 एडिशन में आया था। जो इनका फाइनल एडिशन था 9, वो ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास जो कि आया था 1892 में, कॉल्ड द डेथ ऑफ बेड एडिशन। मीन्स इस टाइम देखिए मोस्टली जो वॉल्ट विटमैन थे वो ऑलरेडी उनकी तबीयत, उनकी मतलब उनका हेल्थ सही नहीं चल रहा था, तो इस प्रकार से ये जो लास्ट एडिशन को बोला गया कॉल्ड द डेथ बेड एडिशन। मीन्स की डेथ बेड एडिशन इस लास्ट एडिशन को बोला गया है। ओ कैप्टन, माई कैप्टन एंड वेन लाइलैक्स लास्ट इन द डूरयार्ड ब्लूम आर एलिजिस और अब्राहम लिंकन। इस पर ये क्वेश्चन देखिए बहुत ज़्यादा लिखा जाता है कि ओ कैप्टन, माई कैप्टन में किसको प्रेज किया गया है, किसके लिए लिखा गया है, तो अब्राहम लिंकन के लिए लिखा गया है। और ये वेन लिलैक्स लास्ट इन डूरयार्ड ब्लूम भी किसके लिए लिखा गया, तो अब्राहम लिंकन के लिए लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है फ्रेंड अगर पूछ ले तो वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है। कलेक्टेड हिज वॉर एक्सपीरियंस, मैंने यहाँ थोड़ा सा इनका कलेक्शन लिया है तो वो बहुत एग्जाम के इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये देख लीजिए। collected his war experiences in the article The Great Army of the Sikh 1863 में आई थी। His later expanded it in a book। एक प्रकार के तो ये एक आर्टिकल था दी जो इनका था दी ग्रेट आर्मी ऑफ द सिख, एक प्रकार का आर्टिकल था जो कब आया था फ्रेंड 1863 में आया था। लेटर और इसको एक बुक में कन्वर्ट कर दिया गया, एक्सपेंडेड इट इन अ बुक। और इसका बुक का नाम क्या था फ्रेंड, मेमोरेंडा ड्यूरिंग द वॉर 1875। ये जो बुक का कलेक्शन का नाम आई ये था मेमोरेंडा ड्यूरिंग द वॉर 1875। फ्रेंड ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इसलिए मैंने ऐड कर ली। हाँ थोड़ी वीडियो तो आपकी लंबी हो रही है बट ये सब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको कवर कर लिया है। वीडियो लंबी हुई है सब आप मत नोटिस किया करिए, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मटेरियल मिल रहा है, क्या चीज़ें देखने को मिल रही है, आप ये नोटिस किया करिए। तो वेन अब्राहम लिंकन वॉज मर्डर्ड ऑन 14 अप्रैल 1865, यहाँ पास देख लीजिए कि अब्राहम लिंकन की मौत कब हुई थी, 14 अप्रैल 1865 में हुई थी। विटमैन वाज वर्किंग एज अ क्लर्क इन द डिपार्टमेंट ऑफ द इंटीरियर। ये देखिए पीएचडी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि जब अब्राहम लिंकन की मौत हुई थी तो उस टाइम विटमैन क्या वॉल्ट विटमैन का वर्क क्या था, तो उनका क्या था, क्लर्क का। उस टाइम क्लर्क कर रहे थे, वो क्लर्क का काम कर रहे थे। किसमें कर रहे थे, डिपार्टमेंट ऑफ इंटीरियर में एक क्लर्क थे वो। रेफरेंस टू द स्वेज कैनल एंड द वायर लाइन अक्रॉस द अटलांटिक इन द पैसेज ऑफ इंडिया, जो कि इनका स्वेज कैनल, वहाँ पास एक स्वेज कैनल है जो कैनल है उसके बारे में, और ये अटलांटिक के बारे में जो इनका एक वर्क आया दी पैसेज ऑफ इंडिया में, इन्होंने बहुत अच्छे से स्वेज कैनल और अटलांटिक के बारे में डिस्क्राइब किया है। किसमें किया है फ्रेंड, दी पैसेज टू इंडिया में किया है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ से हमारी जो बायोग्राफी राइटर की है वो कंप्लीट हो गई है, थोड़ी लंबी ज़रूर हो गई थी। तो चलिए फ्रेंड अपनी एनसीईआरटी स्टार्ट करते हैं। आपको इनकी बायोग्राफी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक दीजिएगा और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करिएगा। फ्रेंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो वॉल्ट विटमैन थे वो क्या थे, ट्रांसडेंटलिस्ट पोएट थे। तो इनके वर्क में ज़्यादातर मोस्टली आपको नेचुरल फेनोमेना, नेचुरल लैंडस्केप की थीम आपको देखने को मिलेगी। ये पोएम भी ऐसे ही है, इसमें भी एक कन्वर्सेशन है, किसके बीच है, बिटवीन रेन एंड दी पोएट के बीच में एक कन्वर्सेशन है जो कि बहुत ही अच्छे से वॉल्ट विटमैन ने प्रेजेंट किया है। तो चलिए फ्रेंड अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कौन सा टॉपिक है हमारा, दी वॉइस ऑफ द रेन, किसके द्वारा लिखा गया है, वॉल्ट विटमैन द्वारा लिखा गया है। तो फ्रेंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी राइटर की बायोग्राफी जो थी फ्रेंड थोड़ी बड़ी हो गई है लेकिन उससे कोई बात नहीं, कुछ आप वो नहीं करिएगा कि बड़ी हो गई, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जब आपको इस वीडियो से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे तब आप कहिएगा कि मैम ने बायोग्राफी क्यों इतनी बड़ी की थी, क्यों इतनी लेंदी वॉल्ट विटमैन की बनाई थी, क्योंकि हर एक टॉपिक कवर नहीं करेंगे। अगर कुछ छूट गया और आपका बाहर वहाँ से एग्जाम में आ गया तो आप कहेंगे मैम ने तो ये पढ़ाया ही नहीं था। इसलिए गाइज वॉल्ट विटमैन की बायोग्राफी थोड़ी सी बड़ी हो गई। तो चलिए हम अपना पोएम स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो जैसा कि फ्रेंड मैंने बताया कि जो वॉल्ट विटमैन है ये फादर ऑफ फ्री वर्स हैं। तो ये पोएम भी है द वॉइस ऑफ द रेन, ये भी फ्री वर्स में ही लिखी गई है। फ्री वर्स में मीन्स कोई भी राइमिंग स्कीम या मीटर फॉलो नहीं होता है, तो ये होता है फ्री वर्स। फर्स्ट वाले वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में आपको बताया, बहुत अच्छे से बताया कि व्हाट इज़ राइम पोएट्री, व्हाट इज़ फ्री वर्स, व्हाट इज़ ब्लैंक वर्स। अगर आपने नहीं देखा है तो वो प्लीज़ जाके देख लीजिए। तो सबसे पहले तो हम इसको टाइटल इसका देखते हैं, दी वॉइस ऑफ द रेन। दी वॉइस ऑफ द रेन में ही आपको पर्सोनिफिकेशन देखने को मिलेगा। इसमें देख लीजिए जो रेन क्या होता है फ्रेंड, वो साउंड होता है। मीन्स रेन का जो होता है वहाँ पर साउंड होता है,
वॉइस किसका होता है, वॉइस तो मेन का होता है, वॉइस तो पर्सन का होता है। तो यहाँ पास क्या हो गया, जो रेन है खुद को पर्सोनीफाई कर रहा है। तो यहाँ पास फर्स्ट ही लाइन में मीन्स इसके टाइटल में ही, द वॉइस ऑफ द रेन के टाइटल में ही आपको पर्सोनिफिकेशन देखने को मिलेगा। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए द वॉइस ऑफ द रेन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है, तो आपको सीधे आंसर टिक करना है फिगर ऑफ पर्सोनिफिकेशन। चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं। एंड हु आर्ट दाउ शेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर विच स्ट्रेंज टू टेल गिव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड। अब फ्रेंड यहाँ पास क्या होता है, तो फिर सबसे पहले फ्रेंड देखिए कि इस ये वाले पूरे लाइन में, इस वाले में एंड हु आर्ट दाउ, सबसे पहले तो आपको यहाँ पास अपॉस्ट्रोफी देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पास डायरेक्ट एड्रेस किया गया है। किसको एड्रेस किया गया है, रेन को किया गया है। जो राइटर है, जो पोएट है हमारा, किसको एड्रेस करे, एंड हु आर्ट दाउ मीन्स यहाँ पर डायरेक्ट एड्रेस किया गया है। मीन्स इस वाले लाइन में आपको जो देखने को मिलेगी वो अपॉस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिलेगी। तो आप अपने नोट्स में लिखते जाइए, तो अपॉस्ट्रोफी यहाँ पास देखने को मिलेगी क्योंकि इसमें डायरेक्ट एड्रेस किया गया। और प्लस आप पूरे ये लाइन में देखिए, आपको ये पूरे लाइन में, जस्ट अ सेकेंड, ये पूरे लाइन में यहाँ पास देखिए, यहाँ पास आपको कैटाफोरा देखने को मिलेगा। क्योंकि फ्रेंड मैंने कैटाफोरा जब फिगर ऑफ स्पीच में आपको करा रही थी तो मैंने क्या बताया था कि कैटाफोरा क्या होता है। कैटाफोरा में जो क्या है, प्रोनाउन पहले आ जाता है, और मीन्स कि कैटाफोरा में पहले प्रोनाउन आ जाता है, फिर उसके बाद वो रिफ़र करता है कि ये नाउन है। नाउन मीन्स बाद में आता है। सबसे पहले तो उसमें कैटाफोरा में जो पर्सन प्रोनाउन होता है वो पहले आ जाता है, और वो प्रोनाउन जिसको रिफ़र करता है वो नाउन बाद में आता है। तो इस लाइन में आपको देखने को यही मिलेगा। सबसे पहले तो राइटर क्या कर रहे हैं, एंड हु आर दाउ। अब हमें यहाँ पता ही नहीं कि राइटर किसके बारे में बात कर रहा है। यहाँ देखिए एंड हु आर दाउ, इस लाइन में हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मीन्स यहाँ पास देख लीजिए, सीधे कैटाफोरा का एग्जाम्पल है कि एंड हमें नहीं पता चल रहा है कि एक राइटर जो है, पोएट है, किसके बारे में बात कर रहे हैं। एंड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग। अब हमें जाके यहाँ पास सॉफ्ट फॉलिंग शावर में पता चल रहा है, अच्छा हाँ, राइटर सॉफ्ट फॉलिंग शावर के बारे में बात कर रहा है। मतलब पूरे फर्स्ट लाइन में हमें पता ही नहीं चल पा रहा है कि ये सीधे यहाँ पास क्वेश्चन किया गया, लेकिन किससे क्वेश्चन किया गया हमें नहीं पता। जब हम आगे लाइन में जाते हैं, सॉफ्ट फॉलिंग शावर तक पहुँचते, तब हमें पता चलता है कि हाँ, राइटर किससे क्वेश्चन कर रहा है, सॉफ्ट फॉलिंग शावर से कर रहा है। तो आपको पहला तो यहाँ पास देखने को मिल गया कि यहाँ पूरा लाइन में, इस पूरे लाइन में आपको देखने को मिल गया कि कैटाफोरा, इस पूरे लाइन में कैटाफोरा है। दूसरा यहाँ पास एंड हु आर्ट दाउ में अपॉस्ट्रोफी आपको देखने को मिल गई, फिगर ऑफ स्पीच। और तीसरा फ्रेंड, ये जो वर्ड है, जस्ट अ सेकेंड, ये आर्ट और दाउ, ये जो फ्रेंड वर्ड है, इस बेसिकली आर्केइक वर्ड मीन्स एक ये आर्केइक वर्ड है। अब सोच रहे होंगे आप कि व्हाट इज़ आर्केइक वर्ड। आर्केइक वर्ड वो होते हैं जैसे कि, यानी जो पास्ट में यूज़ होते थे बट अब यूज़ नहीं होते। हमारे लिए ये वर्ड मीन्स, हमारे लिए ये वर्ड जो है हिस्टोरिकल बन गए हैं अब, क्योंकि यूज़ ही नहीं होते इसलिए हमारे लिए ये वर्ड हिस्टोरिकल बन गए हैं। इस तरह के वर्ड फ्रेंड जो बेसिकली हमें एलिजाबेथन टाइम में या विलियम शेक्सपियर के टाइम में मोस्टली देखने को मिलते थे। कौन से, आर्ट, दाउ, इस तरह के वर्ड हमें जो देखने को मिलते थे वो एलिजाबेथन टाइम में मिलते थे। तो इस प्रकार के वर्ड को हम कौन सा वर्ड कहते हैं फ्रेंड, या आर्ट और दाउ को आर्केइक वर्ड कहते हैं। तो तीन चीज़ें तो आपकी यहीं पास क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। जस्ट अ सेकेंड। अब यहाँ देख लीजिए, शेड सॉफ्ट फॉलिंग शावर, और देखिए यहाँ इसका इन दोनों में क्या है फ्रेंड, साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए आपको यहाँ पास एलिट्रेशन देखने को मिलेगा। किसमें मिलेगा, शेड और सॉफ्ट में। अब आप सोच रहे हैं मैम शावर में क्यों नहीं मिलेगा। फ्रेंड शावर में इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि इसका शावर का इसका साउंड चेंज हो गया। देखिए शेड का तो शेड सॉफ्ट का तो साउंड सेम है, बट शावर का साउंड चेंज हो गया। वो भले ही ऐसे स्टार्ट बट साउंड चेंज हो गया। और मैंने यही बताया था कि एलिट्रेशन तब होता है जब साउंड का रिपीटेशन होता है, इसलिए शेड और सॉफ्ट में रेपिटेशन साउंड का हो रहा है, बट शावर में रेपिटेशन नहीं हो रहा है साउंड का। तो इसलिए शेड और सॉफ्ट में एलिट्रेशन आपको देखने को मिलेगा, बट शावर में नहीं मिलेगा। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए इस लाइन का मतलब समझ जा देते हैं। एंड हु आर्ट दाउ, जो हमारा राइटर है वो पूछता है कि तुम कौन हो। सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, मैंने किससे पूछा, सॉफ्ट फॉलिंग शावर से पूछा कि तुम कौन हो। विच स्ट्रेंज टू टेल गिव मी एन आंसर। तो जो राइटर मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लगा कि वो जो सॉफ्ट फॉलिंग शावर था वो मुझे आंसर दिया कि हाँ मैं कौन हूँ। हियर ट्रांसलेटेड, मैं यहाँ पास आपको ट्रांसलेट करता हूँ क्योंकि उसने जो मुझे बताया वो तो मुझे ही बताया। उसने मुझे क्या बताया यहाँ मैं आपको ट्रांसलेट करके बताता हूँ कि जो सॉफ्ट फॉलिंग शावर था उसने मुझे क्या बताया। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन,
अब यहाँ पास देखिए फ्रेंड, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। अब पोएम ऑफ अर्थ में आपको क्या देखने को मिलेगा? पोएम ऑफ अर्थ में आपको मेटाफर देखने को मिलेगा, क्योंकि पोएम ऑफ अर्थ से मतलब है साउंड ऑफ अर्थ, इसलिए यहाँ पास आपको मेटाफर देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पास पोएम की जगह क्या यूज़ होना था? साउंड यूज़ होना था, तो लेकिन यहाँ पास पोएम यूज़ हुआ है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पास मेटाफर देखने को मिल रहा है, इसलिए पोएम ऑफ अर्थ में आपको यहाँ पास मेटाफर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पास पोएम ऑफ अर्थ में यहाँ पास एक पोएम ऑफ अर्थ में यहाँ पास एक ऑडिटरी इमेजरी देखने को भी मिल रही है। मीन्स एक पोएम ऑफ अर्थ में मतलब साउंड को डिनोट करता हुआ ये पूरी लाइन जो है, पोएम ऑफ अर्थ मीन्स साउंड ऑफ अर्थ, तो यहाँ पास एक ऑडिटरी इमेजरी आपको देखने को मिलेगी, मीन्स फील करने को मिलेगी इस पोएम में। और यहाँ पास देखिए, यहाँ पास एक विजुअल इमेजरी आपको देखने की, यहाँ सॉफ्ट फॉलिंग शावर में, ये सॉफ्ट फॉलिंग शावर जो है, जस्ट अ सेकेंड, ये जो सॉफ्ट फॉलिंग शावर है, मतलब आप एक विजुअल इस प्रकार से राइटर ने प्रस्तुत किया है अपने पोएम में, सॉफ्ट फॉलिंग शावर। यहाँ पास एक है विजुअल, मीन्स आप ऐसे राइटर ने प्रस्तुत किया है कि ऐसे लग रहा है कि आप खुद रेन को देख रहे हैं, तो वहाँ पास क्या, जब देख रहे हैं तो विजुअल इमेजरी प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पास। और ये पोएम ऑफ अर्थ में यहाँ पास जो है एक ऑडिटरी इमेजरी हो रही है, मतलब कि बारिश की बूंदें गिर रही है, और ऐसा राइटर आपको फील कराना चाहता है कि आप बारिश की जो बूंदें हैं, जो रेन की बूंदें हैं, वो आप सुन पा रहे हैं, इसलिए यहाँ पास एक प्रकार का ऑडिटरी इमेजरी भी है। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब फ्रेंड यहाँ पास आप देखिए, ये पोएम ऑफ अर्थ में क्या है? पोएम ऑफ अर्थ में आप देख रहे हैं कि जो रेन है वो खुद अपने आप को फर्स्ट पर्सन में दिखा रही है, मीन्स कि जो रेन है, देखिए आई एम द, क्या कह रही है? आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, ये मीन्स आई एम यहाँ यूज़ करी, इसका मतलब ये है कि जो रेन है वो खुद को फर्स्ट पर्सन में दिखा रहे, इसलिए हम यहाँ पास पर्सोनिफिकेशन, फर्स्ट पर्सन किसका? फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, ये तो पर्सन का हो गया ना, इस प्रकार से वो जो रेन है वो खुद को पर्सोनीफाई यहाँ पास भी कर रही है, इसलिए यहाँ पास मेटाफर तो होगा ही, प्लस आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, इसमें पूरा में क्या होगा? पर्सोनिफिकेशन भी होगा इस पूरे लाइन में। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ में, पोएम ऑफ अर्थ में तो मेटाफर है, बट आई एम द पोएम ऑफ अर्थ क्योंकि यहाँ पास उसने अपने खुद का पर्सोनीफाई कर लिया है, इसलिए यहाँ पास आपको पर्सोनिफिकेशन भी देखने को मिल रहा है। तो रेन क्या कहती है? आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन, जो वॉइस ऑफ द रेन रहती है, जो रेन की वॉइस रहती है, वो क्या कहती है? आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। इस प्रकार से ये पोएम मीन्स वो अपने आप को क्या बुला रही है? पोएम ऑफ द अर्थ बुला रही है, मीन्स वो खुद को क्या कह रही है? साउंड ऑफ द अर्थ कह रही है। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर सबको बताया कि मेटाफर यूज़ हुआ है, क्योंकि वो खुद को क्या बुला रही है? साउंड ऑफ अर्थ बुला रही है, मीन्स म्यूजिक ऑफ अर्थ बुला रही है। वो साउंड ऑफ अर्थ का मतलब है कि वो साउंड से क्या निकला? म्यूजिक निकला, तो ये वो क्या कह रही है कि मैं पोएम ऑफ अर्थ हूँ, मैं म्यूजिक ऑफ अर्थ हूँ। इस प्रकार का यहाँ पास बहुत सारे मीनिंग हो गया, आप समझ लीजिए। म्यूजिक ऑफ अर्थ वो खुद को बुला रही है, तो यहाँ पास आपका क्लियर हो गया होगा। इटर्नल आई राइज, जस्ट अ सेकेंड, इटर्नल आई राइज impalpable आउट ऑफ द लैंड एंड दी बॉटमलेस सी। अब यहाँ पास देख लीजिए, आपका बॉटमलेस सी में आपको हाइपरबोल देखने को मिला, क्योंकि बॉटमलेस मतलब कि जिसका कोई अंत ही नहीं है। बॉटमलेस सी मीन्स कि ये यहाँ पास आपको जो देखने को मिलेगा फिगर ऑफ स्पीच, वो देखने को मिलेगा हाइपरबल। अब यहाँ पास इटर्नल जो फ्रेंड वर्ड यूज़ हुआ है, इटर्नल यूज़ हुआ है, यहाँ पास भी आपको मेटाफर देखने को मिल रहा है। इटर्नल वर्ड में भी आपको मेटाफर, जस्ट अ सेकेंड, वैसे तो आपको आती होगी, मुझे यहाँ लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है इसलिए मैं नहीं लिखती हूँ। इटर्नल में भी आपको मेटाफर देखने को यूज़ हो रहा है, क्योंकि इटर्नल वर्ड कॉन्स्टिटेंटली को डिनोट कर रहा है, मतलब कि कॉन्स्टिटेंटली जो चलती रहती है, कॉन्स्टेंटली जो चलती रहती है उसको इटर्नल मीन्स कि सब कुछ कभी रुके ना, वो से चलता रहता है। तो वो ये बूंदें भी रहती हैं, बूंदें भी कहती है कि मैं इटर्नल तक चलती रहती हूँ। और क्या करती हूँ? जो लैंड है, लैंड पहले तो मैं लैंड से उठती हूँ, फिर ऊपर हवा से बनती हूँ, फिर उसके बाद फिर सी में आके खुद को डुबो लेती हूँ। मीन्स कि मेरा ये साइकिलिंग चलता रहता है। पहले मैं भाप से उठती हूँ, बादल बनती हूँ, फिर बादल के द्वारा ही मैं दोबारा ज़मीन पर ही आके बारिश कर देती हूँ। तो इस प्रकार से ये जो मेरा इटर्नल राइज है, मीन्स ये जो मेरा रिसाइकलिंग है वो चलता रहता है। एक जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, आप सोच रहे होंगे कि इम्पैल्पेबल मीन्स क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जिसे समझा ना जा सके, मतलब मुझे समझा नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं समझाती हूँ कि मैं कैसी हूँ। मीन्स कि मेरा कोई रूप रंग नहीं है, मेरा कोई शेप नहीं है, ये कहती है मेरा कोई भी शेप नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसको बता रही हूँ कि मैं किस तरीके से हूँ। अब यहाँ पास देखिए आपको यहाँ पास लैंड एंड दी बॉटम सी। अब यहाँ पास आपको फ्रेंड इंसामेंट देखने को मिलेगा। जस्ट अ सेकेंड, इंसामेंट की स्पेलिंग मैं लिख देती हूँ आप लोगों को, एक मिनट। इंसामेंट ENJAMBMENT
एंड टी। मैंने बार बार आपको इंजाइमेंट बताया है कि इंजाइमेंट क्या होता है। इंजाइमेंट का दूसरा मीनिंग होता है रन ऑन लाइन्स। मीन्स यहाँ पास देखिए, यहाँ पास या ये देखिए, बात यहाँ पास पूरी हुई नहीं है, पर यहाँ पास लाइन चेंज हो गया, क्योंकि बात तो यहाँ पास खत्म हो रही है ना, बॉटम लेस सी की बात। यहाँ पास देखिए लाइन खत्म नहीं, कोई भी स्टॉप नहीं है, कोई भी कॉमा नहीं है, बट बात नेक्स्ट लाइन में खींच ली गई। अगर इस तरीके का लाइन देखने को मिले तो वहाँ पास क्या होता है, इंजाइमेंट होता है। मैं अपने हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि इस तरह का अगर आपको देखने को मिले तो वहाँ पास क्या होगा, इंजाइमेंट होगा। जैसे कि आपको यहाँ पास देखिए ऑल टुगेदर चेंज्ड में भी इंजाइमेंट आपको देखने को मिल रहा है। लेयर्स ऑफ द ग्लोब में भी आपको इंजाइमेंट देखने को मिल रहा है। अगर इस तरीके से लाइन बिना बात को ख़त्म किए, बिना आइडिया को ख़त्म किए लाइन चेंज होकर नेक्स्ट लाइन में चली जाती है तो फ्रेंड वहाँ पास इंजाइमेंट होता है। आई होप आपका इंजाइमेंट भी क्लियर हो गया होगा। तो हमने अब बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच देख लिए फ्रेंड। इस वाले चैप्टर में आपको फिगर ऑफ स्पीच भर के देखने को मिलेंगे। तो अभी तो हमने 2 ही लाइन कंप्लीट किए और आपको इतने सारे फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिल गया है। तो वो क्या कहती है कि मेरा कोई भी रूप रंग नहीं है, मैं इस फिर भी मतलब कि मेरा कोई भी रूप रंग नहीं है जिसे मैं आपको समझा सकूं, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ कि मैं कैसी हूँ। अपवर्ड टू हेवन winds vaguely formed, altogether changed and it the same। अब रेन क्या कहती है? अब रेन कहती है कि जब मैं अर्थ पर होती हूँ तो पानी के फॉर्म में होती हूँ, जब मैं ऊपर उड़ती हूँ तो अपनी फॉर्म चेंज कर लेती हूँ, और जब मैं वैगन, यहाँ पर देखिए वैगन, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, यहाँ पास क्या देखिए वैगल मिस होता है, वैगल के फॉर्म में बन जाती हूँ। यानी मेरी कोई शेप अभी तक क्लियर फॉर्म नहीं है। जैसे कि क्लाउड को देख लो, उसका कोई भी शेप क्लियर नहीं रहता। जैसे कि आप क्लाउड को देख लीजिए, उसका कोई भी शेप क्लियर नहीं रहता। उसी प्रकार से रेन भी खुद को अपनी पर्सनालिटी को डिग्निफाई करती है कि मैं नीचे रहती हूँ तो मेरा दूसरा शेप रहता है, मैं पानी के शेप में, मतलब नदी में, झरने में, इस तरीके से मेरा पानी का शेप आता है। अगर मैं ऊपर आसमान में आती हूँ तो वास्प में बदल जाती हूँ, फिर मैं दोबारा वास्प से नीचे बारिश के रूप में पानी में आती हूँ, तो फिर मेरा शेप चेंज हो जाता है। इसलिए कहती है कि मेरा कोई भी शेप नहीं होता है। वैसे तो मैं ऑल टुगेदर चेंज्ड। फिर यहाँ पास देखिए मीन्स कि यहाँ इस लाइन में क्या कहती है, इटर्नल आइज राइज इम्पल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। मीन्स रेन इस लाइन में कहती है कि मैं कॉन्सिस्टेंटली राइज होती रहती हूँ ज़मीन के मॉइस्चराइजर से और बॉटमलेस सी से। मीन्स कि ज़मीन में इतने सारे जो गर्मी होता है उससे मैं बहुत वाष्प बन के ऊपर जाती हूँ, और उसी वाष्प के से फिर मैं नीचे बारिश बन के बॉटमलेस सी, जो कि बॉटमलेस सी में फिर से समा जाती हूँ। फिर इसके अपवर्ड टू हेवन में फिर दोबारा क्या कहती है कि मेरा कोई भी शेप नहीं है, मैं ज़मीन पे रहती हूँ तो कैसी रहती हूँ, वाटर के फॉर्म में रहती हूँ, और जब मैं ऊपर उठती हूँ तो मैं अपना फॉर्म चेंज कर लेती हूँ, मीन्स वैगन बन जाती हूँ। जब मैं ऊपर उठती हूँ तो कैसी बन जाती हूँ, वैगन बन जाती हूँ। यानी मेरा कोई भी शेप डिसाइड नहीं है, कोई भी सेम फॉर्म नहीं है, जैसे कि क्लाउड की तरह ही वो अपने आप को बता रही है। अब यहाँ पास आप देख लीजिए, यहाँ पास जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड। अब फ्रेंड इस वाले लाइन में आपको पैराडॉक्स देखने को मिल रहा है। देखिए ऑल टुगेदर चेंज्ड एट द सेम। पहले कहती है कि अब सोच रहे हैं कि वैगली मीन्स क्या होता है। वैगली मीन्स होता है कि जिसका शेप क्लियर ना हो, मीन्स समथिंग दैट अनक्लियर शेप, उसका होता है वैगली। आई होप आपका क्लियर हो गया होता। तो देखिए इस वाले लाइन में आपको पैराडॉक्स देखने को मिलेगा। पहले तो कहती है ऑल टुगेदर चेंज, मतलब मैं हमेशा चेंज होती रहती हूँ, फिर खुद ही बात को काट देती है। जैसे मैंने आपको फिगर ऑफ स्पीच की क्लास में मैंने जब पैराडॉक्स आपको समझाया तो मैंने क्या करा, पैराडॉक्स में क्या होता है, पहले तो वो फर्स्ट लाइन में खुद को अलग चीज़ें कहेगी कि हाँ ये चीज़ मैं हूँ, और नेक्स्ट लाइन में ऐसे कुछ कह देगी कि फर्स्ट वाली लाइन को वो कट कर देगी। तो कहती है ऑल टुगेदर चेंज्ड, कहती है हाँ मैं तो ऐसे तो चेंज होती रहती हूँ, मेरा कोई शेप नहीं है। फिर नेक्स्ट वाली लाइन में क्या कहती है, एंड इट द शेप, पर मैं हाँ थोड़ी मेरी शेप भी है। तो यहाँ पास आपको इस लाइन में जो फ्रेंड है, इस लाइन में यहाँ पास आपको पैराडॉक्स देखने को मिल रहा है। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा यहाँ पास। और यहाँ पास तो मैंने बता ही दिया था कि आपको यहाँ पास आपको इंजाइमेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पास बात आइडिया चेंज नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पास कोई भी फुल स्टॉप या फिर कोई भी कॉमा नहीं है, और अपनी बात को आगे खींच लिया है राइटर नेक्स्ट लाइन में। तो यहाँ पास इंजाइमेंट देखने को तो मिल ही रहा है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आई डिसेंड टू लीव द ड्रॉट्स एटोमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। ये क्या कहती है, मैं क्या करती हूँ, जो यहाँ का ज़मीन का सूखापन है, जो छोटे छोटे जो एटोमिक्स मीन्स होता है, जो छोटे छोटे कण नहीं होते, जो मिट्टी की लेयर्स होती हैं, और मीन्स छोटे छोटे जो उसमें कण होते हैं, डस्ट लेयर्स मीन्स जो मिट्टी के लेयर्स होते हैं, उनको क्या करती हूँ, दी ग्लोब, यहाँ पास ग्लोब जमीन से लिया गया, उनको मैं दबा देती हूँ। मीन्स कि अगर
अगर नॉर्मली आपके घर के सामने भी कोई मिट्टी का वो आपके रोड पे कोई कच्ची ज़मीन है, तो आप उसको दबाने के लिए क्या करते हैं, उस पे पानी का छींटा मारते हैं, तो जो मिट्टी का लेयर रहता है वो ज़मीन में दब जाता है। तो यही चीज़ बारिश भी कहती है, रेन भी कहती है कि मैं जब मेरा काम क्या है कि मैं सूखे को गीला कर देती हूँ। मीन्स सूखा, ड्रॉट्स मीन्स होता है सूखा सूखा, जो सूखा रहता है मैं उनको उनको नच उनको उनको मीन्स नरिशिंग प्रदान करती हूँ। जो विटामिन्स रहते हैं उनको मैं ज़मीन में बैठा देती हूँ, डस्ट लेयर्स को ज़मीन में बैठा देती हूँ। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हुआ होगा। और फ्रेंड आप यहाँ पास देखिए किस प्रकार से रेन अपने आप को एक गॉडली फिगर के रूप में कन्वर्ट करती जा रही है। आप इस लाइन से इस लाइन तक देखिए, इटर्नल आई राइस impalpable आउट ऑफ द लैंड एंड दी बॉटमलेस सी अपवर्ड टू हेवन वेन्स वैगली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज एंड इट द सेम। तो इन यहाँ से यहाँ तक आप देख लीजिए कि जो बातें हो रही हैं रेन के अकॉर्डिंग हो रही है, बट ये पूरी बातें आपको मिलती जुलती किससे मिल रही हैं, गॉड से मिल रही है। मीन्स रेन यहाँ पास अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करी, एक गॉडली फिगर की तरह डिस्क्राइब कर रही है। वो गॉड के अराउंड बातें कर रही है। मीन्स ये जो बातें हो रही है वो किसके अकॉर्डिंग, किसके अराउंड बातें हो रही है, गॉड के अराउंड बातें हो रही है। जैसे कि इटर्नल किसके लिए यूज़ किया जाता है, भगवान के लिए यूज़ किया जाता है। राइज किसके लिए यूज़ किया जाता है, भगवान के लिए यूज़ किया जाता है। हेवन किसके लिए यूज़ किया जाता है, हेवन किसके लिए यूज़ किया जाता है, वो भगवान के लिए ही यूज़ किया जाता है। ऑल टुगेदर चेंज्ड मतलब भगवान कैसे, भगवान का ना कोई सेप, जैसे रेन खुद को कहती है कि मेरा कोई सेप नहीं है, कोई मुझे छू नहीं सकता, ये सब नहीं कर सकता। इस प्रकार से भगवान का भी कोई सेप नहीं है, किसी ने उन्हें देखा नहीं है कि किस प्रकार से भगवान का सेप है। वो कहती है मैं पृथ्वी को वो ठंडा रखती हूँ, शांत प्रदान करती हूँ, अपने सी को जीवन देती हूँ, यहाँ के लोगों को, पेड़ पत्तों को जीवन देती हूँ। इस प्रकार से उसने खुद के फिगर को क्या करे, गॉडली फिगर की तरह बिल्कुल ही गॉडली फिगर के अराउंड अपने आप को डिस्क्राइब करती जा रही है। कौन डिस्क्राइब कर रही है फ्रेंड, रेन डिस्क्राइब कर रही है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि भगवान भी हमें जीवन प्रदान करते हैं। उसी प्रकार से रेन क्या कह रही है, मैं लोगों को जीवन प्रदान करती हूँ। किसको, जो इस ग्लोब पे रहते हैं, जो इस पृथ्वी पे रहते हैं, उनको मैं सूखे को दूर करती हूँ, ड्रॉट्स को दूर करती हूँ, जो एटॉमिक से छोटे छोटे लेयर हैं उनको मैं शांत करती हूँ, और जो डस्ट लेयर उनको, पृथ्वी को भी मैं ठंडा प्रदान करती हूँ। जो डस्ट लेयर ऊपर उड़ रहे हैं उनको भी मैं ज़मीन में बैठा देती हूँ। ये सब काम भगवान का होता है, बट रेन कह रही है कि ये सब काम मैं करती हूँ। हालांकि वो करती है, बट वो खुद को डिस्क्राइब कैसे कर रही है, एक गॉडली फिगर की तरह वो डिस्क्राइब कर रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं रेन के अराउंड इस दो लाइन में मिथ मेकिंग हो रही है। अब मैंने जब आपको फिगर ऑफ स्पीच फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर क्लास ली थी, तो उसमें मैंने बताया था कि मिथ मेकिंग क्या होती है। मिथ मेकिंग होती है जैसे कि बिकॉज इन दो लाइन में दो वर्ड आपको फ्रेज यूज़ हो रहा है। जनरली हम इन वर्ड्स को जैसे कि इटर्नल कह लीजिए, फिर हेवन कह लीजिए, ये सब वर्ड जो यूज़ होता है वो गॉड के फिगर के लिए यूज़ होता है। जनरली इन वर्ड्स को गॉड के साथ अटैच करके हम लोग देखते हैं। रेन है वो खुद को क्या, भगवान की क्वालिटी में रेन जो है इस पूरे दोनों लाइन में, इन दोनों लाइन में, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, वो खुद को क्या दिखा रही है, भगवान की क्वालिटी में दिखा रही है खुद को। मीन्स पोयम में रेन खुद की मिथ मेकिंग कर रही है। तो इसलिए आपको इन सब लाइन में आपको क्या देखने को मिल रहा है फ्रेंड, मिथ मेकिंग भी देखने को मिल रहा है। तो मैंने मिथ मेकिंग मैंने आपको फिगर ऑफ स्पीच में कंप्लीट करवाया था कि मिथ मेकिंग क्या होता है, जिसमें कि सब कुछ जैसे कि भगवान के अकॉर्डिंग सब कुछ बात हो रहा है। जैसे मैंने आपको जब मिथ का एग्जाम्पल दिया था, मैंने एग्जाम्पल दिया था कि जैसे कि रामायण में ही देख लीजिए, महाभारत में लिख लीजिए कि सब कुछ हमें पता है कि वो जो चीज़ें हो रही थी वहाँ पास वो सच्चाई है, क्योंकि हमें बहुत सारे ऐसे प्रूफ मिले हैं कि हाँ वहाँ पास कौरव पांडवों का युद्ध हुआ था। बट ये तो नहीं सही है ना कि लोग हवा में उड़ उड़ के झगड़ा कर रहे थे, सीता माता को वो उड़ा के लेके गया था। ये सब एक प्रकार से मिथ ही हैं। तो इस प्रकार का लेजेंडरी वर्क जब देखने को मिलता है तो वहाँ पास क्या होती है, मिथ मेकिंग होती है। इसी प्रकार से रेन भी जब अपना फिगर डिस्क्राइब कर रही है इस पूरे पोएम में, तो वो खुद को क्या इटर्नल को कह रही है कि मैं इटर्नल हूँ, मतलब मैं कभी ख़त्म नहीं हो सकती। अपवर्ड टू हेवन मतलब मैं हेवन में जाती हूँ। मीन्स हेवन में यहाँ पास स्काई से लिया गया है, तो मैं अपवर्ड टू हेवन, मैं हेवन तक ऊपर जाती हूँ। फिर यहाँ कहती है वैगली फॉर्म्ड किसका होता है फ्रेंड, जिसका मतलब कि जिसका कोई सेफ डिज़ाइन है। वैगली मीन्स होता है जिसका कोई सेफ डिज़ाइन हो, मीन्स फॉर्म कोई डिज़ाइन ना हो, वो तो भगवान का ही होता है। क्योंकि किसी ने भगवान का फॉर्म तो देखा नहीं कि किस शेप में भगवान दिखते हैं। वो कहती है कि मेरा कोई भी फॉर्म डिसाइड नहीं, ऑल टुगेदर चेंज, मैं हमेशा चेंज होती रहती हूँ, एंड एट द सेम, और मैं कभी कभी सेम भी रहती हूँ। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इन दोनों लाइन में फ्रेंड जो है वो आपको मिथ मेकिंग भी देखने को मिल रहा है। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, आई डिसेंड टू लीव द ड्रॉट्स एटॉमिक्स डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। जस्ट अ सेकेंड।
अब इस वाले लाइन का वो आप फिगर ऑफ स्पीच देख लीजिए। सबसे पहले तो यहाँ देखिए डिसेंड और ब्रॉड्स, इन दोनों का साउंड का एलिट्रेशन, साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, तो आपको यहाँ पास एलिट्रेशन देखने को मिलेगा। और दूसरा यहाँ पास देखिए डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, यहाँ पास भी आपको इंजाइमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई कॉमा फुल स्टॉप नहीं है, तो यहाँ पास भी आपको इंजाइमेंट देखने को मिल रहा है। और ये क्या होता है, लीव द ड्रॉट्स मीन्स होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, मीन्स सूखा को कवर कर, मैं सूखे को कवर कर देती हूँ, मतलब जहाँ पास सूखा रहता है वहाँ पास बूंदे बन के गिरती है, और वहाँ पास गीला हो जाता है, मीन्स वहाँ पास उपजाऊ मिट्टी हो जाती है, यहाँ पास का मतलब ये है। तो इस प्रकार से यहाँ पास आप देख सकें, मीन्स रेन कहती है कि मैं ऊपर से नीचे आती हूँ सॉरी फ्रेंड, मैं ऊपर से नीचे आती हूँ, और ये जो ज़मीन पे, ये जो पूरा सूखा ज़मीन है उसे गीला कर देती हूँ। मतलब मैं ऊपर से नीचे आती हूँ, किस लिए आती हूँ कि ज़मीन को गीला करने के लिए, ताकि ये जो डस्ट है, जो एटॉमिक छोटे छोटे कण हैं ये जो लेयर है वो ज़मीन पर बैठ सके, इसलिए मैं ऊपर से नीचे आती हूँ, इनको हरियाली देने के लिए, इनको उपजाऊ बनाने के लिए। यहाँ पास जो रेन है खुद को ऐसे डिस्क्राइब करती है इस लाइन में। आई होप आपका क्लियर हुआ होगा फ्रेंड। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न। अब यहाँ पास भी देखिए वो खुद को ही किस प्रकार से पूरे पोएम में खुद को गॉडली फिगर की तरह वो डिस्क्राइब कर रही है। मतलब पूरे पोएम में आपको यहाँ पास रेन के अकॉर्डिंग मिथ मेकिंग देखने को मिल रहा है। मिथ मेकिंग मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि व्हाट इज़ मिथ मेकिंग, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स एटॉमिक्स, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, वो क्या कहती है, और ये सब जो कुछ पृथ्वी पे पड़ा हुआ है, अगर मेरा वो मेरे बगैर कैसे हैं, बस बीज के द्वारा ही, मतलब बस बीज है, सीड्स मीन्स होता है बीज फ्रेंड, बस बीज के जैसे ही हैं, उनमें कोई भी उपजाऊपन नहीं आ सकता। मीन्स अगर मैं ज़मीन पे ना पड़ूँ, अगर मैं बारिश ना करूँ, वो जो रेन कहती है, अगर मैं बारिश बूंदों के द्वारा मैं ज़मीन पे ना पड़ूँ, तो वो केवल सीड्स ही हैं। लेटेंट मीन्स होता है फ्रेंड, मीन्स इनएक्टिव कह लीजिए या फिर हिडन कह लीजिए, मतलब ये मेरे बगैर कुछ भी इनएक्टिव नहीं है। अनबॉर्न, मेरे बगैर ये बॉन्ड नहीं हो सकते। यहाँ पास आप लेटेंट एंड अनबॉर्न दोनों का मतलब एक ही है कि मीन्स इनएक्टिव, तो इसलिए यहाँ पास फ्रेंड ट्यूटोलॉजी देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्यूटोलॉजी में मैंने आपको क्या बताया था, इसमें एक ही मीनिंग के वर्ड को रिपीट कर दिया जाता है। तो यहाँ पास आपको लेटेंट एंड अनबॉर्न दोनों का मतलब सेम ही है। अनबॉर्न किसको डिनोट्स करता है फ्रेंड, अनबॉर्न डिनोट्स टू विच इनएक्टिव, दोनों ही, और लेटेंट्स भी इनएक्टिव को ही डिनोट करता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि दोनों ही इनएक्टिविटी को डिनोट करते हैं, मीन्स सेम मीनिंग के वर्ड्स का रिपीटेशन है, इसलिए यहाँ पास ट्यूटोलॉजी आपको देखने को मिल रहा है। कहाँ पास फ्रेंड, लेटेंट एंड अनबॉर्न में आपको ट्यूटोलॉजी फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिल रहा है। आई होप आपका ये भी क्लियर हो गया होगा। अब रेन कहती है कि ये सब मेरे बिना बस सीड्स हैं, जब तक मैं इन पर नहीं पड़ूंगी, जब तक मेरी बारिश की बूंदें इन पर नहीं पड़ेंगी, ये पत्ते नहीं बनेंगे, मीन्स ये पेड़ नहीं बनेंगे, इनमें जीवन नहीं आएगा। मीन्स वो कहती है मैं ही इन लोगों को जीवन प्रदान करती हूँ। अब देखिए गॉडली फिगर के अकॉर्डिंग बात हुआ कि नहीं, मतलब भगवान हमें जीवन प्रदान करते हैं। इस प्रकार से रेन भी खुद को डिस्क्राइब कर रही है कि मैं ही इन्हें जीवन प्रदान करती हूँ, नहीं तो ये कैसे रह जाएँ फ्रेंड, ये अनबॉर्न रह जाए, ये लेटेंट रह जाएँ। आई होप यहाँ तक भी आपका क्लियर हो गया होगा। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजन। अब इस लाइन में आप देखिए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, जस्ट अ सेकेंड, ये वाला फॉर एवर। सबसे पहले तो फॉर एवर में आपको हाइपरबल देखने को मिल रहा है। एंड फॉर एवर मतलब यहाँ पास बहुत बढ़ा चढ़ा के बातें कही गई हैं, मतलब जो रेन कह रही है अपने अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बातें कर रही है, इसलिए यहाँ पास आपको हाइपरबल, फॉर एवर में जो है फ्रेंड आपको हाइपरबल देखने को मिल रहा है। और बाय डे एंड नाइट यहाँ पास क्या आपको पैराडॉक्स देखने को मिल रहा है। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिल रहा है, पैराडॉक्स, PARADOX, पैराडॉक्स देखने को मिल रहा है, क्योंकि टू अपोजिट वर्ड प्लेस टुगेदर, मैंने आपको पहले ही कहा था जहाँ पास टू अपोजिट वर्ड प्लेस टुगेदर हों वहाँ पास आपको पैराडॉक्स देखने को मिलेगा। तो देखिए डे एंड नाइट बिल्कुल अपोजिट चीज़ें हैं और साथ में प्लेस हैं, तो इसलिए यहाँ पास पैराडॉक्स होगा। तो फॉर एवर में आपको वो हाइपरबल देखने को मिल रहा है, डे एंड नाइट में आपको पैराडॉक्स देखने को मिल रहा है। आई गिव लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। अब यहाँ पास भी देखिए आपको मिथ मेकिंग देखने को मिल रहा है। और ओन ओरिजिन में भी देखिए इसमें ये जो ओन ओरिजिन इसमें भी आपको
वोवेल साउंड का रेपिटेशन देखने को मिल रहा है, ओ ओ, तो इस प्रकार से यहाँ पास एजोनेंस होगा। तो इस प्रकार से आपको कितनी फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिल गई। सबसे पहले तो हाइपरबल, सेकंड यहाँ पास आया पैराडॉक्स, तीसरा है यहाँ पास मिथ मेकिंग देखने को मिल गया, और चौथा ओन ओरिजिन में आ गया आपका एजोनेंस देखने को मिल रहा है। मीन्स कॉन्सोनेंट साउंड का अगर रिपीटेशन हो तो वहाँ पास एलिट्रेशन होता है, बट वहाँ पास अगर वॉवेल साउंड का रिपीटेशन हो तो वहाँ एजोनेंस होता है। तो वोन ओरिजिन में आपको वॉवेल साउंड का रिपीटेशन देखने को मिल रहा है, इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पास एजोनेंस फिगर ऑफ स्पीच है। आई होप आपका समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पास देखिए, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। अब यहाँ पास आपको आयरनी भी देखने को मिलेगी कि जो हमें लाइफ देता है उसे हम लाइफ नहीं दे सकते, यानी यहाँ पास एक प्रकार की सिचुएशनल आयरनी भी देखने को मिल रही है आपको इस लाइन में। आई गिव लाइफ टू माई मीन्स रेन क्या कहती है कि मैं दिन रात में कार्य करती हूँ। आई गिव बैक लाइफ मतलब जब जिस नदी पहाड़ झरने से मैं उठती हूँ वाष्प बन के, फिर मैं दोबारा उसी को ही जल प्रदान करती हूँ। मीन्स क्या कहती है, मैं आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, मतलब उसका ओरिजिनलिटी कहाँ रहता है, मतलब नदी झरना है उसकी ओरिजिनलिटी है, मतलब जो वाष्प बन के उड़ी है वो कहाँ से उड़ी है, नदियों से तो उड़ी है, समुद्र से उड़ी है, सी से उड़ी है, कहाँ से उड़ी है, रिवर, सी, ओशन, यहीं सब से तो उड़ी है वाष्प बन के, बट वो धीरे फिर बारिश के रूप में फिर वहीं आके गिर जाती है। तो वो क्या कहती है, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, मतलब मैं दोबारा ही अपने ओरिजिन को जीवन प्रदान करती हूँ। तो इस प्रकार से इस लाइन में भी आपको मिथ मेकिंग देखने को मिल रहा है। और यहाँ पास इस लाइन में आपको, इस वाले लाइन में आपको सिचुएशनल आयरनी भी देखने को मिलेगी। तो मैंने आपको आयरनी के जो टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, वो मैंने आपको बताया था, ड्रामेटिक आयरनी, सिचुएशनल आयरनी और एक और था, तो वो भी मैंने बताया था प्रीवियस की वीडियोस में, देख सकते हैं जो इंट्रोडक्शन क्लास है उसमें मैंने आपको बताया था। तो फ्रेंड यहाँ पास आई गिव बैक लाइफ में आपको सिचुएशनल आयरनी देखने को मिलेगी। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और पूरे ओशियन सी को मैंने अपने स्वच्छ बूंदों से क्या कर दिया है, प्योरीफाई कर देती हूँ। मीन्स जब मैं बूंदों पे जब मैं बूंद बन के उस पूरे ओशियन पे या सी पे या फिर रिवर में जब मैं गिरती हूँ बूंद बन के, तो उनको फिर से क्या कर देती हूँ, प्योरीफाई करती हूँ, ब्यूटीफाई कर देती हूँ। प्योरीफाई मीन्स होता है शुद्धता, मैंने बताया था। ब्यूटीफाई मीन्स सुंदरता प्रदान कर, अलग से मतलब सुंदरता, अलग अलग स्वच्छ पानी गिरता है तो क्या रिवर अलग ही उसका रूप निखर जाता है, ये कहती है। एंड मेक प्योर, जब मैं अपने ही ओरिजिन को क्या दूसरी लाइफ प्रदान करती हूँ, मतलब नया लाइफ प्रदान करती हूँ, तो वो क्या हो जाता है, प्योर हो जाता है, ब्यूटीफाई हो जाता है। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, फॉर संग issuing from its birthplace after fulfillment wandering unwrecked dully with love returns। मीन्स इस लाइन में रेन क्या कहती है कि इट डजेंट अफेंड द रेन नॉट द पोएट इफ़ समवन लिसन टू द रेन और नॉट, मतलब कोई मुझे सुनता है, कोई मुझे नहीं सुनता, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये है कि मैं जहाँ से भी घूम फिर के कहाँ जाती हूँ, अपने बर्थ, अब जस्ट अ सेकेंड, अपने बर्थ प्लेस पे ही आ जाती हूँ। आफ्टर फुलफिलमेंट वंडरिंग्स, मतलब पूरे जो जितनी वंडरिंग उनको फुलफिल करके मैं कहाँ आ जाती हूँ, वहीं आ जाती हूँ जहाँ की मेरा बर्थ प्लेस हुआ था। तो आप फ्रेंड इस लाइन में राइटर बहुत कुछ कहना चाहता है। इन दोनों लाइन में जो राइटर है बहुत कुछ कहना चाहता है। अब सबसे पहले तो ये जो सॉन्ग है, सॉन्ग किसको डिनोट कर रहा है, सॉन्ग यहाँ पास सिंबल है, इज़ अ सिंबल ऑफ फॉर्म आर्ट और पोइट्री। यहाँ पास जो सॉन्ग है, यहाँ पास ये आर्ट या फिर पोइट्री को डिनोट कर रहा है। मीन्स यहाँ पास सॉन्ग तो सॉन्ग है, बट राइटर इस रेन के माध्यम से किस प्रकार से वो पोइट्री को एक्सप्रेस कर रहा है, उस इन 2 लाइनों में बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर रहा है। मीन्स कि इस पूरे पोएम में हमने वाटर की रिसाइकलिंग को देखा है। तो पोएम के एंड में पोएट एक पैराग्राफ डाले हैं, ये वाला पैराग्राफ डाले हैं, और इसके अंदर बोल रहे हैं कि बिल्कुल वैसे ही पानी का रिसाइकल चलता है जैसे सॉन्ग का चलता है। सॉरी, देखिए इनका पूरे इस पोएम में आपने क्या देखा कि रेन का रिसाइकलिंग देखा है कि कैसे वो नदी से वाष्प बन के ऊपर उठती है और फिर बादल की बूंदों के सहारे से वो फिर से बारिश की बूंदों के सहारे से वो सीधे अपने फिर से वहीं आ जाती है जहाँ से उसका बर्थ प्लेस हुआ था। तो इस प्रकार से यह कहते हैं कि जैसे बारिश का साइकिलिंग हो रहा है वैसे ही सॉन्ग का भी साइकिलिंग होता है। मीन्स सॉन्ग मीन्स होता है यहाँ पर सॉन्ग जो डिनोट कर रहा है फ्रेंड, पोइट्री को डिनोट कर रहा है, आर्ट को डिनोट कर रहा है, लिटरेचर को डिनोट कर रहा है।
अब यहाँ पर सॉन्ग पूरे पोएट्री को डिनोट करता हुआ देखा जा रहा है। तो पूरे के पूरे आर्ट्स को, जैसा कि ऊपर की स्टेंजा में रेन ने कहा कि मैं अपने ओरिजिनेटर जिससे कि मैं बनकर आई हूँ, मीन्स वो सी से बनकर आई है, उससे मैं फीड करती हूँ, मीन्स उसे लाइफ देती हूँ, मीन्स लास्ट में क्या है उसे मैं लाइफ देती हूँ। तो इसी प्रकार से सॉन्ग का भी साइकिलिंग होता है। पहले पोएट और सिंगर सॉन्ग को प्रेजेंट करता है। फ्रेंड, आप मेरी बातों को आई होप समझ पा रहे होंगे। पहले पोएट कह लीजिए या फिर सिंगर कह लीजिए, सॉन्ग को प्रेजेंट करता है। सॉन्ग मीन्स यहाँ पास मैं बार बार बोल रही हूँ फ्रेंड कि पोइट्री से डिनोट कीजिए, मीन्स पोइट्री, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, सॉन्ग यहाँ पास जो है वो पोइट्री, लिखा ही नहीं जा रहा मुझसे, तो पोइट्री को डिनोट कर लीजिए। तो मीन्स यहाँ पोइट्री को प्रेजेंट करता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। देन वो पूरा घूम फिर कर पूरा ट्रांसलेटेड होता हुआ अलग अलग लोगों, तो जो पोइट्री होती है पूरा ट्रांसलेटेड होते हुए जब राइटर उसको क्रिएट करता है, फिर वो फेमस होता है, फिर उसको क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है उसका, अलग अलग लोगों के हाथ में वो पोइट्री जाती है, अलग अलग लोग अलग अलग नज़रिए से उस पोइट्री को पढ़ते हैं, अलग अलग फीडबैक देते हैं। फिर फीडबैक लेने के बाद वो कहाँ वापस आती है, राइटर तक ही आती है। अब इसका मतलब ये है कि वापस आने का मतलब है कि वो जो पोइट्री जिसने लिखा है वो उसी का ही रह जाएगा, भले उस पर कोई भी राइटर अलग से क्रिटिक करे, उस पर कुछ करे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसने उस पोएम पे क्रिटिक कर दिया तो वो पोएम उसकी हो जाए। वो पोएम उसी की रहेगी जिसने उसे लिखा है। तो सॉन्ग का बर्थ प्लेस राइटर खुद सोचेगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, रेक्ट मीन्स क्या होता है फ्रेंड, टूटना बिखरना। आप सोच रहे होंगे कि व्हाट इज रेग्ड। रेग्ड मीन्स होता है यहाँ पास रेग्ड अनरेग्ड। रेग्ड मीन्स होता है टूटना बिगड़ना में, चाहे पोइट्री का फॉर्म बिगड़ जाए मतलब अगर लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो उसका फॉर्म बिगड़े, अनरेग्ड चाहे ना बिगड़े। डली विथ लव रिटर्न्स, लेकिन वो वहीं पास रिटर्न आएगी, कहाँ पास रिटर्न आएगी, जहाँ पास उसको लव केयर मिलेगा, मीन्स अपने ओरिजिनेटर के पास ही आएगी, मीन्स जो राइटर ने उसे क्रिएट किया है वो उसी के पास ही आएगी। आप समझ पा रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि व्हाट इज रेक्ट। अनरेक्ट, रेक्ट मीन्स होता है टूटना बिगड़ना, चाहे वो पोइट्री बिगड़ी रहे। अनरेक्ट मीन्स आप इसका उल्टा समझ, चाहे उसका रूप सही हो लेकिन वो लास्ट में आएगी कहाँ पास, अपने ओरिजिनेटर के पास ही आएगी। यानी कोई भी चीज़ आर्ट का पीस है, राइटर उसे जिस इंटेंशन से लिखता है, ज़रूरी नहीं है कि मीन्स रीडर उसे उसी ही इंटेंशन से पढ़े या उसके पर्सपेक्टिव को समझ पाए। कभी कभी ऐसा होता है फ्रेंड्स कि जो रीडर होता है वो राइटर के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाता है, वो पोएम को बिल्कुल उल्टे ही मीनिंग में ले जाता है। लेकिन फिर भी सारा पॉजिटिव, नेगेटिव, क्रिटिसिज्म, गुड इंटरप्रिटेशन, बैड इंटरप्रिटेशन जितना भी है सब कुछ घूम के कहाँ जाता है फ्रेंड, लास्ट में राइटर के पास ही आता है, मीन्स जिसने उस पोएम को क्रिएट किया है। इसी प्रकार से जो रेन कहती है कि मैं घूम के चाहे जितने लोगों को स्वच्छ करते हुए आऊँ लेकिन मैं लास्ट में वहीं आ जाती हूँ जहाँ से मेरा बर्थ प्लेस हुआ था, जहाँ मीन्स कि सी में आ जाती हूँ, ओशियन में आ जाती हूँ। इसी प्रकार से राइटर ने पोइट्री को भी यहाँ पास अटैच किया है, किससे किया है, रेन से किया है। तो जिस तरीके से पूरे पोएम के थ्रू वाटर को या फिर कह लीजिए रेन के लाइफ को रिसाइकलिंग देखा गया है, लास्ट के 2 लाइनों में हमारा पोएट एक आर्टिस्टिक या पोएट्री के माध्यम से पोएम की साइकिलिंग को बता रहा है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। पोएम घूम कर चाहे जितने भी हाथों से होकर आए, बट एंड तक वो उसी राइटर के पास आती है जिसने उसे क्रिएट किया है। तो आप देख रहे हैं कि राइटर ने लास्ट के 2 लाइन में जो है नेचर की इटर्निटी, जस्ट अ सेकेंड, नेचर की इटर्निटी को आर्ट की इटर्निटी से कंपेयर कर दिया है लास्ट के 2 लाइनों में। इसमें लास्ट के 2 लाइनों में जो राइटर है नेचर की इटर्निटी को आर्ट की इटर्निटी से कंपेयर कर दिया है। जिस तरीके से लोग रहे ना रहे, मीन्स राइटर रहे ना रहे, बट उनका जिस तरीके से लोग रहे ना रहे बट नेचर हमेशा ही रहता, ठीक उसी प्रकार से पोएम तो हमेशा ही रहता है, बट चाहे उसका राइटर लिखने वाला, उसका जो राइटर है वो रहे ना रहे, बट उसका क्रिएशन आपको हमेशा ही मिलेगा, उसका आर्ट आपको हमेशा ही देखने को मिलेगा। आई होप समझ पा रहे होंगे। मीन्स जो पोएम राइटर ने आज से लगभग 200-500 साल पहले लिखी है उसे हम आज भी पढ़ रहे हैं कि नहीं, आप ही लोग सोचिए। तो मीन्स वो राइटर तो चले गए बट उनका क्रिएशन अभी भी हमारे बीच जिंदा है। इसलिए जो पोएम जो राइटर है वो रेन को पोएम मतलब मीन्स पोइट्री और रेन को क्या है, दोनों को ही कंपेयर करके एक इटर्निटी फॉर्म शो कर रहा है। मीन्स आर्ट का भी इटर्निटी फॉर्म शो कर रहा है। जिस प्रकार से रेन ने खुद को क्या कहा कि आई एम इटर्नल, मीन्स मैं कभी समाप्त नहीं हो सकती, मैं इटर्नल, उसी प्रकार से राइटर ने पोइट्री को भी इटर्नल माना है। आई होप फ्रेंड आपको अच्छा लगा होगा और ये सब आपको मेरे समझाने का तरीका भी अच्छा लगा होगा। तो आपको ये पोइट्री कैसी लगी और इतनी सारे फिगर ऑफ स्पीच के साथ मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है, तो आपको मेरी बात ज़रा सा भी
फ्रेंड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करिएगा और चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, एक अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर बताइएगा कि मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा है, और कुछ गलत लगे तो भी बताइएगा। ये मैनर नहीं करता है, मीन्स मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, मैं अपने पढ़ाई में थोड़ी सी सुधार ले आऊँगी अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो। और अगर अच्छी लगी हो मेरी बातें, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़िएगा, क्योंकि मुझे आपका कमेंट देख के बहुत अच्छा लगता है। मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी 100%। तो चलिए फिर फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो भी काफ़ी अच्छा ही मैं सेलेक्ट करूँगी, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जल्दी से हमारे फैमिली को ग्रो करवा लीजिए, जल्दी से हमारे सब्सक्राइबर को बढ़ा दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।